मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड का एक सब पार्ट दैट इज कॉल्ड कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और 4-5 रिएक्शंस और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट है कंबस्शन। बेसिकली हम लोग जज करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मान लो अगर कोई भी आपने कार्बन लिया है या फिर कार्बन कंपाउंड लिया, जरूरी नहीं आप कार्बन ही लो, कुछ भी ले सकते हो। एक बार कार्बन ले लिया, एक बार आपने मीथेन ले ली, कोई भी ले सकते हो, ब्यूटेन ले लिया, ठीक है। इसको आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? CO2 और हीट भी बनेगी, हीट और लाइट। और यहां पे CO2 प्लस H2 प्लस हीट और लाइट प्लस लाइट। और यहां पे भी सेम। अब ये एक्चुअली बैलेंस नहीं है केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस कर लेना, बस हमें तो आउटपुट देखना होता। तो यहां पे लिखा है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। कार्बन के पास ऑक्सीजन थी? नहीं थी भाई, नहीं थी ना। लेकिन अब कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो क्या हुआ? जो भी कार्बन का कंपाउंड था ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में, बाय एडिशन ऑफ O2। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया भाई? H2। ठीक। अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, प्रॉपर कंबस्शन हो रहा है, जैसे तुमने गैस देखी होगी, चूल्हा देखा होगा जो घरों में होता है, जो चूल्हे में गैस होती है वो ये थी ब्यूटेन। कौन सी है? LPG। और ये है भाई CNG, याद रखना, ये मीथेन गैस है। ये जो है वो पावरफुल होगी एज कंपेयर टू दिस। इसमें जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब 1 किलो आप ये जला लो, 1 किलो ये जला लो, ये 1 किलो जलाने में ज्यादा फ्लेम मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था? वो घर में यूज होती है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि कंप्लीटली कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन में क्या होता है, जैसे आपने घर में चूल्हा देखा होगा जिसपे रोटी वगैरह बनाते हैं। एक तो वो वाला चूल्हा होता है मिट्टी का जो गाँव में होता है, वो वाला नहीं, जो घर में गैस होती है, गैस चूल्हा बोलते हैं। अब उसमें तुमने देखा होगा जो बर्नर होता है ना उसका, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। और कई बार ये होता है जब दूध वगैरह उसमें गिर जाता है या कुछ गिर जाता है, तो जो फ्लेम होती है, जो आग होती है, वो येलो हो जाती है। वैसे कैसी रहती है फ्लेम? ब्लू। आग जो है वो ब्लू रहती है। तो ब्लू इसलिए रहती है क्योंकि जो उसमें छेद है ना, वो से सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, मान लो छेद में कुछ भर गया, दूध ही भर गया, तो अब छेद सारे बंद हो गए, तो ऑक्सीजन नीचे से मिल ही नहीं, तो पीली पीली आग जलेगी, और पीली आग जलेगी तो धुआं भी उठेगा। तो जिसको क्या कहते हैं? सूटी फ्लेम। क्या कहते हैं? सूटी फ्लेम। तो एक कब प्रोड्यूस होती है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो जहां पे धुआं उठ रहा है तो समझ जाना इनकम्प्लीट कंबशन है भाई, वो कोई भी कंपाउंड वो प्रॉपर तरीके से जल नहीं रहा। तो होता क्या है, कई बार तुमने बाइक में देखा होगा कि बाइक में काला काला धुआं निकल रहा है, चालान भी कटता है इसमें, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन ढंग से जला नहीं, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में आ गया तो हमारे अंदर चला गया, तो हमें दिक्कत करेगा, अनबर्न्ड कार्बन है वो, ठीक है। तो वो ऐसा होता है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ उसके पीछे का राज क्या है। कि एक गाड़ी में या हर एक चीज में एक कंटेनर होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोरेटर। कार्बोरेटर बोलते हैं। और ये कार्बोरेटर का काम क्या है भाई? अगर एक इंजन है, इंजन में तेल जाएगा और फिर उसमें स्पार्क प्लग से आग लगेगी, तो क्या उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए? बिना ऑक्सीजन के आग लगा दोगे क्या? नहीं ना। तो कार्बोरेटर का काम ये है कि मिक्स करता है, किसको? यहाँ से फ्यूल निकलेगा और यहाँ से निकलेगा गैस, ऑक्सीजन, जो भी एयर है, उन दोनों को मिक्स करेगा। ये स्प्रे के तौर पे निकलता है और ये भी स्प्रे में निकलेगा और दोनों को मिक्स कर देगा। मिक्स करके अब वो मिक्सचर बन गए। इनका एक फिक्स रेशो होता है, अलग अलग गाड़ियों का अलग रेशो, 1:9, ठीक है। जैसे फ्यूल कम होता है लेकिन गैस ज्यादा होती है ताकि ढंग से जल जाए। अब इसको मिक्स करके कहाँ भेज दिया, मतलब आग लगा दी इसके अंदर, इंजन में भेज दिया। अब अगर मान लो कार्बोरेटर में बोलते हैं खराब हो गया, कार्बोरेटर में कचरा फंस गया, ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ढंग से मिक्स ना कर पा रहा, यहाँ पे कचरा भर गया और यहाँ पे ऑक्सीजन आई नहीं, मतलब जो एयर है वो आई नहीं, फ्यूल ही फ्यूल आ गया, फ्यूल चला गया, ऑक्सीजन गई, तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा, क्योंकि ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से वो कार्बन ढंग से नहीं जल रहा।
वो कार्बन ढंग से नहीं निकल रहा। अब नहीं चल रहा तो फिर वो धुआं निकलेगा काला काला। तो इसको साफ करवाना पड़ता है। साफ करवाने के बाद दोनों नोजल जो है वो साफ करवाने के बाद सही से मिक्स करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ फ्लेम के बारे में समझ में आ गया, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी? जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और कंप्लीट कंबशन है ब्लू, ठीक है। इसीलिए कई बार तुमने वेल्डिंग वाली टॉर्च देखी होगी, वेल्डिंग जो जिससे वेल्डिंग करी जाती है ना, जो उनकी डंडी सी होती है, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो जो वेल्डिंग टॉर्च, उसे कहा जाता है वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च में दो नोजल होते हैं, है ना। एक में तो फ्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड एसिटिलाइन। फ्यूल का नाम क्या है? एसिटिलाइन। और एक पाइप होता है ऑक्सीजन का। तो अगर वो जल नहीं रहा होता ना सही से, तो ऑक्सीजन वाले को बढ़ा देते हैं ताकि पाइप में से जल्दी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो अच्छे से जलेगा फ्यूल। तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होगा जब भी वो तेज जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी, क्योंकि किसी को मेल्ट करना है, ठीक है। तो कंबशन में सिर्फ इतना ही है। अच्छा एक चीज और, कई बच्चे पूछते हैं मुझसे कि जो कोयला जलता है, जब अंगीठी वगैरह में जलाते हैं हम लोग, प्रेस आयरन करते हैं, वो पुराने जमाने वाली प्रेस होती है ना बढ़िया से ऐसे ऐसे लोहे वाली, ठीक है, उसमें तो आग नहीं जलती, उसमें तो कोयला जल रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फायर फ्लेम नहीं आ रही उसमें। तो मोस्टली याद रखना जी, फ्लेम कब आई? मोस्टली फ्लेम जब आती है जब आपका जो भी गैस है ना वो बर्न होगी। अब तुम सोचोगे यार कभी बार तो हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो उसमें आग लग जाती है, तो उसमें गैस होती है। अब लकड़ी में जब गैस वो जल जाती है पूरी, उसके बाद वो सुलगने लगती है, जैसे कोयला है, तो उसके अंदर की जितनी भी गैस थी वो बर्न हो गई, अब बच गया सिर्फ कोयले की तरह, तो वो हार्ड मास है। तो जब हार्ड मास जलेगा तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, हीट वगैरह प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। ये था। तो कंबशन में किसी को और कुछ पूछ लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक छोटी सी चीज और है, छोटी सी चीज वो है कि आपके पास दो कंपाउंड है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अगर वो पूछ लेंगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड को जला रहे हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जला रहे हैं, तो कौन ज्यादा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, कौन ज्यादा अच्छा हमारे पास फ्यूल है? अनसैचुरेटेड ना, बिल्कुल गलत, सैचुरेटेड। क्योंकि सैचुरेटेड में हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड। देखो मैंने कंपाउंड लिया क्या, इथेन, और एक मैंने लिया इथीन। तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 और इसका C2H4। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। ये अच्छा फ्यूल हुआ कि वो अच्छा फ्यूल हुआ? ये अच्छा फ्यूल, समझे ना ये। और एक चीज और थी यार, हाँ, कि अगर मान लो कोल और पेट्रोलियम है, कोल और पेट्रोलियम है ना, तो इनमें ना और भी गैसेस मिक्स होती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कार्बन के ही है कंपाउंड, भाई है ये फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं कार्बन है इसके अंदर प्रेजेंट, लेकिन ये नहीं कि पूरा पूरा कार्बन ही है या हाइड्रोजन ही है, और भी नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी, और भी बाकी गैसेस हैं। अब ये होता है कि जब सल्फर वगैरह भी जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी वजह से जो एयर पॉल्यूट हो रही है ना, वो इनकी वजह से हो रही है। पॉल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाकी जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, SO2, NO2 और ये सारी। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजर पॉल्यूशन इसी से हो रहा है भाई ना, पॉल्यूशन का कारण नहीं है, पॉल्यूशन का कारण बाकी सारी गैसेस है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन और बाकी सारी गैसेस जो है वो ज्यादा हार्मफुल है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो रिएक्शन देख रहे हो कितने खतरनाक से हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ, जैसे हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना तब, वही सिंपल वही वाला ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और द सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ एडिशन ऑक्सीजन, जो एडिशन करवा मतलब जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो से क्या कह देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यार तुम तो बोल सकते हो कि जो अभी हमने कंबशन पढ़ा था तो वो भी तो ऑक्सीडेशन ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुई थी उसमें? हुई थी। तो वो कंप्लीट, अगर मैं लिखूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन,
तो कंबशन ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना वो पार्शियल हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन ना होना, इसको कहते हैं पार्शियल। तो यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं होता, कंबशन में पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो सब्सटेंस कुछ और ही बन जाता है। समझ रहे हो ना? ये अब ध्यान से देखना ऑक्सीडेशन का क्या है यार। ये दो चीजें, ये स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये आपकी किताब में नहीं दे रखी, बुक में नहीं है, तो इनको मत देखो, लेकिन समझ लो कि ये जो मैंने लिखवाया है ये है क्या एक्चुअली। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला रिएक्शन है इम्पोर्टेंट, ये वाला रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये रिएक्शन मैंने लिखा है कि इथेनॉल जो होते हैं, जो हमारी वाइन है, ये जो भी है, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है, KMnO4 और K2Cr2O7। तो मैंने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो भाई, KMnO4 जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट। अब जैसे ये पानी से रिएक्ट होता है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है, और ये दे दिया इसने ऑक्सीजन। अच्छा सुनना एक चीज और, दैट इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। ये कैसी ऑक्सीजन है? नेसेंट ऑक्सीजन। अभी नेसेंट का मतलब क्या होता है? नेसेंट का मतलब होता है जो न्यूली बॉर्न होती है, अभी अभी तो बनाई है ऑक्सीजन, बनाई है हमने, इसमें से ऑक्सीजन निकाल भूल गया, अलग से बना दी। O2 भी लिख सकता था ना, O2 नहीं लिखा। O2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, किसी से भी रिएक्ट कर जाएगी। ये ना, ये जो ऑक्सीजन है नेसेंट ऑक्सीजन, ये बहुत जल्दी किसी से भी रिएक्ट कर जाती है। अगर मैं O2 लिख देता तो वो स्टेबल होती है। तो ये रिएक्शन के लिए तैयार है, इसीलिए ये निकली है। और इसीलिए इसको डाला गया कि जब जैसे ये बनेगी तो ये कंपाउंड से रिएक्ट कर जाएगी और तुरंत कुछ ना कुछ और बन जाएगा जो बनाना है। ऐसे ही हमने लिया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये भी एक हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम सल्फेट, और ये बना है क्रोमियम सल्फेट, और फिर से ये हमारी क्या बन गई, ऑक्सीजन बन गई, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये दोनों को समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिखा है ना, वैसे ये लिखना नहीं है तुम्हें, ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये जो ऑक्सीजन मिली है किससे मिली है, इन्हीं दोनों से मिली है। कहाँ से मिली है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिली है भाई। जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट करा है उसने इससे, और ये क्या बना दिया, इथेनोइक एसिड। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3COOH। ठीक है, तो इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। थोड़ा सा हीट देना है और 2-4 बूंद H2SO4 की डालनी है, रिएक्शन हो जाएगा। H2SO4 की बूंद इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भाई ये जो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट है ना, सॉरी डाइक्रोमेट, जो ये है, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये निकालता है ऑक्सीजन, और जो कि ऑक्सीजन यूज हो रहा है हमारा रिएक्शन में। तो ये पार्शियल कंबशन कह सकते हो या पार्शियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में समझ गए ना क्या फंडा है, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखो भाई, इसके पास एक ही ऑक्सीजन थी, इसके पास कितनी ऑक्सीजन, एक। इसके पास कितनी है, 2। समझे? तो क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये है मेन फंडा ऑक्सीडेशन का। तो जब ऑक्सीडेशन का आएगा, मोस्टली पता है बहुत बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों को याद ही नहीं होता। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमेशा याद रखना KMnO4 और K2Cr2O7। कई बच्चे लिख ही नहीं पाते, उन्हें स्पेलिंग ही नहीं आती। तो अभी बार बार बता रहा हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनको बहुत अच्छे से याद कर लें, ठीक है? ओके, देखो अब हमने 2 टॉपिक कर लिए। एक हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और कंबशन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? ताकि छोटी छोटी वीडियो है, इनको रिवाइज करते रहना क्योंकि ये टफ टॉपिक है और एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं। हम लिखने की प्रैक्टिस तुम्हारी है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।